नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित व्यवसाय डॉट्स एंड मैकेनिकल विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग विमांकन तकनीकी के बारे में हम प्रशिक्षण देने वाले हैं। प्रशिक्षण का सारांश आज हम लोग पहला परिचय, फिर विमांकन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, विमांकन के प्रकार, फिर विमांकन पद्धति, विमांकन व्यवस्था और विमांकन पर महत्वपूर्ण नियम। परिचय में इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिस प्रकार किसी वस्तु के आकृति को प्रक्षेप के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ड्राइंग में किसी वस्तु के सही उत्पादन के लिए विमांकन के सिद्धांत और नियमों के अनुसार वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, छिद्रों का व्यास, कोण, ग्रुप्स इत्यादि उत्पाद से संबंधित सभी मापों एवं टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स जैसे कि कोई भी ड्राइंग हम बना रहे हैं, अगर उस ड्राइंग में अगर हम डायमेंशन सही नहीं देते हैं तो इसका सीधा असर प्रोडक्शन पे पड़ता है। तो हम कोई भी डायमेंशन देंगे, कोई भी विमांकन देंगे तो हम बहुत केयरफुली डायमेंशन देते हैं और क्लियर देते हैं। BIS भारतीय मानक बोर्ड SP 46 2003 माप की उचित इकाइयों में व्यक्त संख्यात्मक मान के रूप में आयाम को परिभाषित करता है और लाइनों, प्रतीकों और नोटों के साथ तकनीकी चित्र में पर रेखांकन को संकेत देता है। मापन की इकाइयां, लंबाई के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाई मिलीमीटर है। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तु ड्राइंग में इंच या पैर अक्सर लंबाई की एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। कोणों को डिग्री में दिखाया गया है जहां भी आवश्यक हो। विशिष्ट ज्यामिति को इंगित करने के लिए प्रतीकों को शामिल किया गया है। विमांकन टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चीजें प्रयोग होती हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है, मुख्य है विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक पतली सतत रेखा होती है जिसके दोनों सिरों पर एक्सटेंशन रेखा को छूते हुए एरोहेड बनाए जाते हैं। इस रेखा के मध्य में रेखा के ऊपर विमांकन यूनिट को अंकों द्वारा अंकित किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ड्राइंग में टर्मिनोलॉजी में कि डायमेंशन लाइन यहाँ पे शो कर रही है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये आउटलाइन है। आउटलाइन के बाद यहाँ से हम लोग यहाँ डायमेंशन लाइन को दिए हुए हैं। डायमेंशन लाइन में दोनों साइड में एरोहेड है और बीच में यूनिट लिखा गया है। तो ये हम लोग डायमेंशन लाइन है। सेकेंड है एक्सटेंशन रेखा, एक्सटेंशन लाइन। यह एक पतली सतत रेखा होती है जिसको ऑब्जेक्ट ड्राइंग की मुख्य रेखा से 2 मिलीमीटर का गैप छोड़कर विमांकन रेखा खींचा जाता है। तो एक्सटेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, ये ऑब्जेक्ट लाइन ये हो गई, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन। यहाँ से हम लगभग 2 mm का गैप दे करके ये एक्सटेंशन लाइन हम लोग यहाँ से देते हैं दोनों साइड से, जिस पर हम लोग डायमेंशन लाइन बनाते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन पर ही हम लोग डायमेंशन लाइन बनाते हैं। 3 नंबर है एरोहेड। एरोहेड, इसका प्रयोग विमांकन रेखा के सिरों पर शीर्ष बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरोहेड है, इधर भी यहाँ भी। तो ये एरोहेड का एक मानक होता है कि 1:3 में इसको बनाया जाता है। अगर 1 इसकी चौड़ाई है तो 3 इसकी लंबाई होती है। तो ये डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर एरोहेड बनाया जाता है। 4 है लीडर लाइन। लीडर लाइन, यह एक पतली सतत रेखा होती है जिसके एक सिरे पर शीर्ष और दूसरे सिरे पर क्षैतिज रेखा के रूप में खींचा जाता है या इसके पॉइंट के साथ भी इसको खींचा जाता है। इस रेखा को टिप्पणी लिखने के लिए कोण 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर खींचकर प्रयोग किया जाता है। तो लीडर लाइन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वृत्त है। इस वृत्त पर यहाँ से एक्सटेंशन लीडर लाइन यहाँ से जा रही है और यहाँ पर हमने इसका डायमीटर
डाया 18 लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे हम लोग इसको जो होता है लीडर लाइन में यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं और एरो हेड भी बना करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यहाँ पे इसका जा करके 45 डिग्री या 30 डिग्री 60 डिग्री पे यहाँ पे अपना जो भी टिप्पणी लिखना है, डायमेंशन लिखना है, तो यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट है विमांकन के प्रकार। विमांकन के प्रकार हम लोग देखते हैं कितने प्रकार से यहाँ से हम लोग विमांकन करेंगे, डायमेंशन करेंगे। तो अब किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में इस वस्तु के महत्वपूर्ण विमांकन को प्रस्तुत की महत्वपूर्ण माप, वस्तु में प्रत्येक आकृतियों की स्थिति से संबंधित माप तथा केंद्र रेखा, आधार रेखा को दर्शाया जाता है। इस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित दो प्रकार के विमांकन प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है माप बीमा या क्रियात्मक बीमा, साइज या फंक्शनल डायमेंशन। सेकेंड होता है स्थिति बीमा। तो पहले हम लोग बात करते हैं माप बीमा। इस बीमा के द्वारा साइज में वस्तु की माप जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई और व्यास आदि को प्रदर्शित किया जाता है और इसे कैपिटल एस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। साइज बीमा के द्वारा ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की माप, छिद्र या स्लॉट अथवा ग्रुप्स एवं व्यास आदि को स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्राइंग में, इसको समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट का यहाँ से ये साइज दिया है 22 to 5 mm यानी 225 mm में क्या है इसकी लंबाई है, तो ये साइज शो कर रहा है। चौड़ाई में देख सकते हैं 112.5 mm यानी इसकी चौड़ाई शो कर रहा है, तभी इसकी साइज बता रहा है। इसकी हाइट में देख सकते हैं 65 mm, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई बता रहा है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर ये क्या है किसी ऑब्जेक्ट की ये साइज बता रहा है कि उसकी क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो ये साइज अगर ऑब्जेक्ट के बता रहा है तो इसको हम लोग साइज विमांकन कहते हैं। दूसरा स्थिति बीमा, लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन को इससे हम लोग समझ सकते हैं, लोकेशन मीन लोकेट करना, यानी किसी वस्तु की स्थिति को बताना, वो होता है लोकेशन डायमेंशन। इस बीमा के द्वारा ड्राइंग में वस्तु की आंतरिक संरचनात्मक स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है और इसे कैपिटल एल अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार लोकेशन अथवा स्थिति बीमा के द्वारा ड्राइंग में वस्तु में स्थित विभिन्न आकृतियों जैसे छिद्रों, स्लॉट आदि की स्थिति को बाह्य रेखा तथा केंद्र रेखा से दर्शाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो लोकेशन डायमेंशन को ड्राइंग में समझते हैं कि जैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वृत्त बने हुए हैं, इस वृत्त का यहाँ पे डायमेंशन दिखाया है कि दोनों के बीच की दूरी 38 है, यानी ये लोकेट कर रहा है कि इस वृत्त से इस वृत्त की दूरी 38 mm है। तो ये लोकेशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन ऑब्जेक्ट के बाहर शो करके दिखाया गया, ये सही तरीका है। यहाँ पे अगर हम इस सर्किल के जगह पे अगर दूसरे वाले व्यू में दिखाते हैं, फ्रंट व्यू में, तो यहाँ पे जो दिखाया है सेंटर लाइन से यहाँ पे, ये गलत तरीका है, इसे नहीं हम लोग को दिखाना है, इसको ऐसे शो नहीं करना है। तो ये अच्छा तरीका है, गुड लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग स्थिति को समझ सकते हैं। विमांकन पद्धति, सिस्टम, डायमेंशन को किस सिस्टम के अंतर्गत इसको रखना है, इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्नलिखित दो पद्धतियों में विमांकन किया जाता है। पहला है एलाइन सिस्टम। एलाइन सिस्टम क्या है? इस विमांकन पद्धति को संरेखित पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में ड्राइंग में वस्तु की विमाओं को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि इन विमाओं को ड्राइंग पेपर के निचले तल और दाईं तरफ से पढ़ा जा सके और सभी विमाओं को विमांकन रेखा के ऊपर लिखकर दर्शाया जा सके। तो एलाइन सिस्टम के बारे में ड्राइंग में हम लोग समझते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक यहाँ वृत्त दिया है, दो वृत्त यहाँ है, तीन वृत्त है। यहाँ से हम लोग क्या है कि एक जगह से इसको हम लोग जो डायमेंशन देते हैं, यहाँ पे 10 से 20, 45 से 90 यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ इस साइड में भी यहाँ पे 90, 45, 30, 30, 20, यानी इसको हम लोग क्या है एलाइन सिस्टम के बारे में कोई भी छोटी ड्राइंग बनाओ छोटे पेपर पे, वहाँ एलाइन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन लाइन के बीच में जो लिखा जाता है, यहाँ भी इसके ऊपर लिखा गया है और यह इस डायरेक्शन में भी ऊपर लिखा गया है। तो अलाइन सिस्टम का प्रयोग छोटे ड्राइंग में किया जाता है। दूसरा है यूनिडायरेक्शनल पद्धत, सेकेंड को देखते हैं। इस विमांकन पद्धत को एक दिशा वाली पद्धत भी कहते हैं। इस पद्धति में ड्राइंग में किसी वस्तु की विमाओं को इस प्रकार दिया जाता है कि इन सभी विमाओं को ड्राइंग पेपर के तल से पढ़ा जा सके और संबंधित विमाओं को विमांकन रेखा के रूप तथा मध्य में लंबवत लिखकर दर्शाया जा सके। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है, इस विमांकन पद्धति को एक दिशा वाली पद्धति भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल में हम लोग ड्राइंग में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल में जो भी डायमेंशन दिया गया है एक डायरेक्शन में है। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी डायमेंशन दिए गए हैं मीन्स एक तरफ से देना होता है। इसी का फायदा क्या है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग वहाँ किया जाता है कि जहाँ पे बहुत बड़ी ड्राइंग 1 मीटर से लेके 10 मीटर अगर लंबी ड्राइंग पेपर पे अगर हम शीट बनाते हैं तो वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का फायदा ये होता है कि हम एक जगह से सभी डायमेंशन को आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विमांकन पद्धति, विमांकन व्यवस्था में क्या है, किसी वस्तु की बनावट के अनुसार ही उसकी ड्राइंग में वस्तु से संबंधित सभी विमाओं को कई व्यवस्थाओं में व्यवस्थित करके दिया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से व्यवस्था में इसको रखा गया है। पहला है जंजीर विमांकन, चेन डायमेंशनिंग। चेन टाइप विमांकन केवल वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर टॉलरेंस वस्तु की क्रियात्मक आवश्यकता के लिए आपत्तिजनक नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हम चेन डायमेंशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायमेंशन दिया गया है, एक जॉब है जिसमें ये जो डायमेंशन की दूरी दी गई है बस ऐसे जनरली देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। बहुत एक्यूरेसी वाला अगर पार्ट होता तो वहां पर हम लोगों को इसको क्या नाम है कि इसको सही से देना पड़ता, लेकिन हम लोग चेंज डायमेंशन में एक तरफ से इसको डायमेंशनिंग कर दिया गया है। दूसरा है समानांतर विमांकन, पैरेलल डायमेंशनिंग। जब किसी पार्ट की विमाओं को की संख्या एक दूसरे के लिए कॉमन हो अथवा वस्तु के डाटम फीचर कॉमन हो तो इस प्रकार के पार्ट की ड्राइंग समानांतर विमांकन का प्रयोग किया जाता है। समानांतर में जैसे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल डायमेंशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 150 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, सेकेंड इसके पैरेलल 420 यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, फिर एक ही डाटम पॉइंट से ये 640 यहाँ से यहाँ तक दिया है, यानी डाटम पॉइंट एक हमारा रहेगा और उसके एक दूसरे के समानांतर डायमेंशन दिया जाएगा। ये होता है समानांतर विमांकन या पैरेलल डायमेंशनिंग। नेक्स्ट है तीसरा विमांकन, संयुक्त विमांकन, कंबाइंड डायमेंशनिंग। कंबाइंड का जैसे अर्थ आ रहा है संयुक्त है, मिश्रण। कैसे, जब किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में दोनों प्रकार की व्यवस्था जंजीर विमांकन और समानांतर विमांकन का प्रयोग करते हुए विमांकन किया जाता है तो इसे संयुक्त विमांकन कहते हैं। यानी जो जंजीर विमांकन है और समानांतर विमांकन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का मिश्रण है, एक दूसरे के पैरेलल भी है और चेन भी है, तो दोनों को इसमें दिया गया है, तो ये संयुक्त विमांकन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव विमांकन। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग का मतलब समझ लेते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको प्रोग्रेस, आगे के बढ़ते हुए क्रम को प्रोग्रेसिव विमांकन कहते हैं। इस प्रकार की विमांकन व्यवस्था में किसी वस्तु की ड्राइंग में एक संदर्भ बिंदु को शून्य मानकर सभी संबंधित मापों को क्रमशः प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार के विमांकन में शून्य से आगे लिखी जाने वाली सभी मापें क्रमशः बढ़ती जाती हैं जिससे डाटम पॉइंट से शून्य तक की माप एक साथ पढ़ी जा सके। तो यहाँ ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक 0 पॉइंट से है और यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में 20, फिर यहाँ से 45, यहाँ से, यानी जो दूरी है उस डायमेंशन को देते जाएंगे और 0 शुरुआत करके उस दूरी को उसमें ऐड करते जाएंगे, प्रोग्रेस करते हुए बढ़ते हुए क्रम में उसको लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार के डायमेंशनिंग को प्रोग्रेसिव विमांकन कहते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक विमांकन, फंक्शनल डायमेंशनिंग। इस प्रकार के विमांकन को किसी उत्पाद की वस्तु में
क्रियात्मक माप को आवश्यकता के अनुसार दिखाने के लिए किया जाता है और वस्तु की सभी क्रियात्मक मापों को सीधे ड्राइंग में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे उत्पाद की गई अथवा उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के कार्य करने वाले भाग तथा कार्य न करने वाले भाग को आसानी से समझकर असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग में प्रयोग किया जा सके। तो क्रियात्मक विमांकन को यहाँ समझते हैं हम लोग ड्राइंग में। यहाँ पे दिया है कि एनएफ नॉन फंक्शनल और यहाँ भी नॉन फंक्शनल, और ये दिया एफ फॉर फंक्शनल, माने यहाँ से यहाँ तक क्रियात्मक है, इस पे वर्किंग है, और यहाँ से भी एफ 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 यानी जो एफ है फंक्शनल क्रियात्मक, यहाँ से यहाँ तक इस पे डायमेंशनिंग होती है, और नॉन फंक्शनल का ये सिरा यहाँ से यहाँ तक का होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्रियात्मक विमांकन फंक्शनल डायमेंशनिंग कहते हैं। विमांकन के महत्वपूर्ण नियम है, कुछ ऐसे नियम है विमांकन में सावधानियां रखना होता है। अगर इन सावधानियों को हम रखते हैं तो हमारे जो डायमेंशनिंग करेंगे वो डायमेंशनिंग बराबर होंगे, और सही तरीके से करने से वो हम लोगों का जॉब जो होगा सही तरीके से प्रोडक्शन में उसका प्रयोग हो पाएगा। तो इंजीनियरिंग मशीन ड्राइंग में विमांकन प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं कि हम लोग देखते हैं बहुत सावधानी से। पहला है, मशीन पार्ट को पूर्ण रूप समझाने के लिए ड्राइंग में अन्य लाभदायक सभी आवश्यक टिप्पणियां दी जानी चाहिए। मीन्स हम पहले बात करेंगे कि जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, मशीन ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें जितने भी टिप्पणियां हो, डायमेंशन हो, उसको क्लियर और साफ सभी टिप्पणियां अवश्य देनी चाहिए। सेकेंड नंबर है, ड्राइंग में किसी विशेष आकृति से संबंधित माप अथवा विवरण को दर्शाने के लिए लीडर लाइन अथवा पॉइंटर लाइन का सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री, तो लीडर लाइन जो भी हो हम लोगों को इस डिग्री पे खींच करके उस पे यूनिट को लिखना होता है। तीसरा नंबर है, सभी आवश्यक मापों को वस्तु की ड्राइंग में बनाए गए दृश्यों में बराबर विभाजित करके देना चाहिए। यानी जो भी हम ड्राइंग में दे रहे हैं माप, उसको एक दृश्य, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट का हम 3 व्यू बनाते हैं फ्रंट ऑफ साइड, तो हम लोग को तीनों में उस डायमेंशन को प्रदर्शित करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही व्यू में सभी डायमेंशन देना, ये गलत होता है। तो हम लोग को बराबर उसके तीनों व्यू में ड्राइंग दिया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग में समानुपात में अक्षरों एवं अंकों का प्रयोग विमांकन के लिए किया जाना चाहिए, जिससे ड्राइंग सुंदरता के साथ साथ अधिक स्पष्ट दिखाई दे। तो चौथे का मतलब ये है कि जब भी हम ड्राइंग में अगर नंबर्स लिख रहे हैं या अक्षर लिख रहे हैं तो उसकी हाइट एक होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि नंबर बड़ा कर दें, अक्षर छोटा कर दें, तो उससे हमारी ड्राइंग स्पष्ट भी नहीं होगी और सुंदर भी नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्षर और अंक दोनों की हाइट एक समान रखनी है। नेक्स्ट 6 नंबर है, सभी विमाओं को ड्राइंग में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि वे ड्राइंग के तल से तथा दाईं तरफ से सुगमता से पढ़ी जा सके। तो ड्राइंग में डायमेंशन देते समय भी सावधानी रखना है कि हम लोग एक तरफ से उसको आसानी से पढ़ा जा सके, इस तरह से हम लोग को लिखना है। 7वां नंबर है, किसी भी माप तथा टिप्पणी को ड्राइंग में पुनरावृत्ति करके नहीं दर्शाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की माप द्वारा संदेह उत्पन्न होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 7वां पॉइंट, कि कोई भी ड्राइंग अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर 2 बार 3 बार देते हैं तो कंफ्यूजन पैदा करता है और उससे हम लोग को संदेह होता है ड्राइंग पे। इसलिए हम लोग को एक डायमेंशन एक व्यू में देने के बाद उसको दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखना है। 8वां है, जहां तक संभव हो एक्सटेंशन लाइन को आपस में क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। जब भी हम एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, डायमेंशन देते हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस से नहीं देना है, क्रॉस नहीं करने देना, उससे हम लोग को बचना है। नेक्स्ट है 9 नंबर, सेक्शनिंग के मध्य यदि विमांकन यूनिट लिखनी हो तो सेक्शनल दृश्य में उस स्थान पर सेक्शन रेखाएं नहीं खींचनी चाहिए। यानी कोई किसी पार्ट के अंदर अगर सेक्शनिंग की गई है, सेक्शन रेखाएं खींची गई हैं, तो वहाँ अगर उसके अंदर बहुत महत्व है कि उसके अंदर ही डायमेंशन देना है, तो जितना
जगह पे हमको बीमांकन यूनिट लिखना है उतना दूर हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन लाइन को मिटा देंगे और वहां पे यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट 10वां, बीमांकन अंकों को 3 से 4 mm की ऊंचाई में लिखा जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है लिखने की, 3 से 4 mm के अंदर ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। 11 नंबर, यदि किसी ड्राइंग में बिना मापनी के प्रयोग किए बीमांकन किया गया हो तो एक विशेष नोट मापनी के स्थान पर इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, नॉट टू स्केल, NTS शॉर्ट फॉर्म है इसका। यानी कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं, अगर उसको स्केल में नहीं बनाते हैं, बिना माप के बना देते हैं, तो वहां पे जो टाइटल ब्लॉक में हम लोग लिखते हैं स्केल के जगह पे, वहां पे NTS शो करना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट 12 नंबर, बेलनाकार वस्तुओं में बीमांकन को लिखने से पूर्व वृत्त अथवा व्यास के मानक चिन्ह डायमीटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सिंबल हम लोग को शो करना है डायमीटर का, कि अगर कोई वृत्त है या बेलनाकार पार्ट है तो यहाँ पे हम लोग को ये सिंबल देना होता है। 13 नंबर है, जहां तक संभव हो वृत्त के अर्धव्यास अथवा किसी भी अर्धव्यास को वृत्त के केंद्र या चाप के केंद्र से होकर खींची गई बीमांकन रेखा के मध्य में लिखना चाहिए। यदि अर्धव्यास छोटा हो तो लीडर लाइन का प्रयोग पर पहले कैपिटल R लिखकर बीमा को अंकित करना चाहिए। 13 नंबर में हम लोग क्या है, कोई भी वृत्त अगर हम बनाते हैं ड्राइंग में, अगर बड़ा ड्राइंग है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसका डायमीटर शो कर देते हैं, या अगर छोटा वृत्त है, यहाँ पे अर्धव्यास छोटा है तो उसको हम लोग लीडर लाइन करके उसको बाहर कैपिटल R से शो करना होता है। नेक्स्ट 14 नंबर, पिच सर्किल के ऊपर स्थित छिद्रों की बीमा को लीडर लाइन के द्वारा आवश्यकता अनुसार टिप्पणी लिखकर देना चाहिए। जैसे लिखा है 6 होल्स डायमीटर 10 इक्वली स्पेस्ड ऑन 45 PCD, यानी कोई भी वृत्त पे कोई पिच सर्किल डायमीटर है तो इतने नोट्स लिख देने से ये हमारा सभी वो चीज पूरा हो जाता है कि उस पे 6 होल है, 10 इक्वली स्पेस्ड, यानी डायमीटर का जो है 10, उस पे 6 होल बनने हैं 10 डायमीटर का, और उसकी जो PCD है 45। ये नोट से हम लोग को ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, चैम्फरिंग वाले पार्ट में बीमाओं को नट बोल्ट आदि में चैम्फरिंग 30 डिग्री के कोण पर दी जानी चाहिए और काउंटर संक आकृतियों में 45 डिग्री के कोण पर दी जानी चाहिए। यानी अगर हम कोई फास्टनर बनाते हैं नट बोल्ट, तो वहां पे चैम्फरिंग जो ऊपर होता है 30 डिग्री पे देना महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, क्योंकि उस पे चैम्फर जो होता है 30 डिग्री का दिया जाता है। लेकिन अगर कोई काउंटर संक होल बनाते हैं तो वहां पे 45 डिग्री का ही चैम्फरिंग होता है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 16 नंबर, कुछ आकृतियों में बीमा को दिखाने से पूर्व कुछ संक्षेप अक्षर या मानक चिन्ह सिंबल्स बीमांकन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला हम देखते हैं, हेक्सागोनल आकृति में बीमा इकाई से पूर्व HEX, यानी अगर कोई हेक्सागोनल आकृति हम बनाते हैं तो वहां पे शॉर्ट में हमको लिखना होगा HEX कैपिटल लेटर में, इससे पता चल जाएगा कि ये हेक्सागोनल है। सेकेंड नंबर, वर्गाकार आकृति में बीमा इकाई से पूर्व हम लोग को SQ लिखना होता है कैपिटल लेटर में, SQ डॉट, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये स्क्वायर है। तीसरा नंबर, मैट्रिक चूड़ी में बीमा इकाई से पूर्व कैपिटल M अगर हम लिखते हैं और आगे 10 लिख दें तो M10 का मतलब ये थ्रेड जो कटा है मेट्रिक थ्रेड है और इसकी डायमीटर 10 है, तो M। नेक्स्ट है, व्यास की बीमा इकाई से पूर्व, ये जो सिंबल डायमीटर का सिंबल होता है तो व्यास बना डायमीटर की जगह पे ये हम लोग का सिंबल शो होता है। नेक्स्ट, रेडियस की बीमा इकाई से पूर्व हम लोग कैपिटल R प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी रेडियस दिखाना है तो हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है, बेलनाकार आकृति की बीमा से पूर्व स्फीयर लिखते हैं, अगर कोई गोलाकार पार्ट है, गोला है, तो उसके लिए स्फीयर हम लोग लिखते हैं। धन्यवाद। आज का प्रशिक्षण बीमांकन पे रहा। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद है और जीवन में ये आपका कामयाब होगा। धन्यवाद।
इस मिनट से कर दो।